नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आइए क्रम अनुसार सभी के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लेख है। और इसी कारण से यदि कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है, तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है। इस अनुसूची में संविधान लागू होने के समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, लेकिन समय के साथ इसमें संशोधन हुए और अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित अथवा संघ शासित प्रदेश है। और यहाँ बात भी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 3 भी अनुसूची से मिलता जुलता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यों की सीमाओं, नाम या उनके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची भारत के संवैधानिक व्यवस्था को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संवैधानिक पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। लेकिन इस अनुसूची में सांसदों के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि सांसदों के वेतन भत्तों का प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून सांसद वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय शपथ लेने का उल्लेख है। इस अनुसूची में आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है, क्योंकि पद अधिकारियों की शपथ का उल्लेख कुछ अलग आर्टिकल में है, जो है अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 69, जिसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, तथा अनुच्छेद 159, जिसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। अब हम बात करेंगे चौथी अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची के तहत सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों या फिर हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीट आवंटित की गई है। इसी अनुसूची के आधार पर यहाँ तय होता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी, और यहाँ सीटें जनसंख्या के आधार पर होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं। और एक और बात इसमें यह याद रखना है कि असम पूर्वोत्तर का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 7 राज्यसभा सीटें हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र एक एक ही राज्यसभा की सीटें हैं। अब हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में आदिवासी बहुल क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। इस अनुसूची में मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण, प्रशासन और उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है। अनुसूचित क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिक होती है और इन्हें इनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह अनुसूची उत्तर पूर्व के राज्यों में लागू नहीं होती है, क्योंकि वहां पर छठी अनुसूची लागू होती है। इस अनुसूची के तहत हर राज्य में जहां पांचवी अनुसूची लागू हो, वहां पर एक आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल को सलाह देती है। इसमें राज्य के विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं
और पेशा अधिनियम 1996 जो जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने और उनकी परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार पंचायतों को चलाने का अधिकार देता है, इसी अनुसूची के तहत बनाया गया है। मुख्य रूप से 5वीं अनुसूची का उद्देश्य आदिवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विशेष जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और स्वशासन के प्रावधान है। यहाँ अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहाँ जनजाति समुदायों की बहुलता है और वे अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रशासनिक स्वशासन को बनाए रखना चाहते हैं। इस अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाता है। इसे क्षेत्रीय परिषद भी कहते हैं। यह परिषद संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इस परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 26 सदस्य सीधे चुने जाते हैं, जबकि 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस परिषद के पास कानून बनाने की शक्ति तथा न्यायिक अधिकार और राजस्व संग्रह करने का अधिकार होता है। अतः हम कह सकते हैं 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान का अनूठा प्रावधान है जो उत्तर पूर्व के जनजाति समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनके आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करती है और उनको स्वशासन के अधिकार और स्थायी शासन की अवधारणा को मजबूत भी करती है। 6ठी अनुसूची में आपको ध्यान रखना है, इस अनुसूची के तहत मणिपुर राज्य नहीं आता है। अब हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। यह अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। इस अनुसूची के तहत 3 सूचियां बनाई गई है, जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है तथा राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची के तहत विभिन्न भाषाओं की बात की गई है। मूल संविधान में इस अनुसूची के तहत 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में समय के साथ साथ इसमें संशोधन कर इसमें 22 भाषाएं शामिल कर ली गई है। यह अनुसूची उन भाषाओं की सूची प्रदान करती है जिन्हें भारत में राजभाषा और आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। इन भाषाओं को विशेष संरक्षण तथा संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इस अनुसूची से संबंधित 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद 344(1) जो राजभाषा आयोग का गठन और दूसरा अनुच्छेद 351 जो हिंदी भाषा का प्रचार और विकास के बारे में बात करता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची में वहाँ विषय सम्मिलित किए गए हैं जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए लाया गया था, या फिर हम कह सकते हैं इस संशोधन को भूमि सुधार संशोधन की वजह से लाया गया था और 1973 का केशवानंद भारती केस भी इसी अनुसूची से संबंधित था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा उसका न्यायिक पुनर्अवलोकन होगा, भले वहाँ 9वीं अनुसूची में ही क्यों ना हो। अब हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य राजनेताओं के दल बदल को रोकना था। इस अनुसूची के आने के बाद अगर कोई सांसद या विधायक पार्टी बदलता है तो उसे अपने पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अतः उसे पार्टी बदलने से पहले पार्टी को अपना त्यागपत्र देना होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में सन 1993 में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्वशासन को मजबूत बनाने तथा योजनाएं बनाकर उन योजनाओं को लागू कर कर ग्रामीण स्तर को विकसित करने का है। इसमें 29 विषय शामिल है। इन 29 विषयों में कृषि, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे और भी विषय शामिल है। अब हमारी आखिरी अनुसूची है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत सन 1993 में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना और शहरी विकास की जिम्मेदारियों नगर पालिकाओं को सौंपना है। इसमें कुल 18 विषय शामिल है। इन 18 विषयों में शहरी योजना, सड़क परिवहन, बिजली, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषय शामिल है। तो इस प्रकार संविधान की अनुसूचियां समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।